बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के साथ मैं हूँ परीशी खान। नाज़रीन, आज हम सहाफ़त के शोबे पर बात करेंगे, क्योंकि बदकिस्मती से कुछ अरसे से हमारे मुल्क में शोबे सहाफ़त के हालात काबिल रहम हद तक बुरे हो चुके हैं। जहाँ एक तरफ सहाफ़त को मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियों का सामना है, तो दूसरी तरफ जानिब कलम के मजदूर भी गैर महफूज हो चुके हैं। कहीं इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो कहीं दिन दिहाड़े उठा लिए जाते हैं। यही नहीं, इस वक्त माशी तंगदस्ती का भी शिकार है। इस पर तफसीली बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मद्दू किया है सीनियर नायब सदर हैं नेशनल प्रेस क्लब की डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा, और इनके साथ जो है हमें ज्वाइन किया है सलीम मुमताज़ चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हैं। आप दोनों को अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा, एक बाकिरदार सहाफ़ी और उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? देखिए परीशा खान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने आजकल जो एक बहुत अहम इशू है इस पर आपने बात करने के लिए हमें मदऊ किया, और साथ में हमारे सीनियर साफ़ी और तज़ियाकार चौधरी साहब को आपने बुलाया है। और बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, तो चौधरी साहब जो हैं वो प्रिंट मीडिया से कई दहाइयों से वाबस्ता हैं। तो सहाफ़त का जो पेशा है, हम इसे कहते हैं कि ये एक पैगम्बराना पेशा है, और इसका मकसद यही है कि आपने पैगाम पहुंचाना है, और सहाफ़ी का मकसद भी यही है कि आप एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। जो इश्यूज़ हैं आप उनको हाईलाइट करते हैं और आप उन्हें पहुंचाते हैं हुक्मरानों तक, ऐवानों तक, ताकि उन मसाइल का हल जो है उसकी निशानदेही ना की जाए, बल्कि उसके हल की तरफ भी जाया जाए। तो सहाफ़ी का काम यही है कि आपने इम्पार्शल होके, गैर जानिबदार होके, तवाज़ुन से, तवाज़ुन का मतलब यही है कि अगर एक वाक़या हो जाता है तो उसमें आपने सिर्फ ये नहीं है कि उसमें मकतूल जो है उसके आप जो लोग होंगे उनका बयान लेंगे, बल्कि साथ में जो कातिल के साथ जो दूसरे लोग हैं, मतलब दोनों तरफ से आपका हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या इशू या डिस्प्यूट होता है तो आपने हर एक जाविये से उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। तो सहाफ़ी का काम तो यही है कि आपने इम्पार्शल रह के उन मसाइल की निशानदही करनी है और उनको पहुंचाना है। डॉक्टर साहबा, आप नेशनल प्रेस क्लब की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो इस हवाले से आप ये बताएं कि सहाफ़ियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? सहाफ़ियों को आप तो आजकल ये पूछें कि मसाइल कौन से नहीं हैं। सबसे पहले तो ये है कि समझा ये जाता है, आजकल जो बना दिया गया है कि सहाफ़त एक ऐसा पेशा बन चुका है जिसमें शायद मरात हैं, सहूलियात हैं और अयाशी है। हालांकि दर हकीकत ऐसा नहीं है। आप सिर्फ उन लोगों को जो 1% होंगे, या फिर उन लोगों को जिनकी तनख्वाहें अच्छी हैं, सिर्फ उनको आप देखते हैं। और जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है उसमें आपने सिर्फ एंकर्स होंगे जो कुछ, ऐसा नहीं है। आप देखें तो प्रिंट मीडिया जहाँ से ये सहाफ़त शुरू होती है उसमें किस तरह से जो है सहाफ़ी अपनी ज़िंदगी कस्मा पुरसी से गुजार रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जब से एक तो ये था प्रिंट मीडिया चल रहा था, 2000 के बाद चैनल्स का जो मशरूम आया है और वो चला है। अभी तो वो हम कहते थे कि छोटा बच्चा था जो अभी पाँव चलना सीख रहा था, उसके बाद अब सोशल मीडिया आ गया जो बिल्कुल बेलगाम है। तो अब तो इश्यूज़ ही इश्यूज़ हमें नज़र आते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो सहाफ़ी हैं उनकी जॉब सिक्योर ही नहीं है। हमारे यहाँ आप ये देख लें कि प्रोफेशनलिज्म रहा ही नहीं है। जो मालकान हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए चैनल्स खड़े कर लिए हैं। जितने भी आप चैनल्स हैं उन सबको देख लें तो उनके पीछे कोई ना कोई मालकान जो हैं वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म, पहले एडिटर होता था, आप ये देखें एडिटर कौन होता था, चौधरी साहब मेरी बात की तस्दीक करेंगे, अहमद नदीम कासमी, फैज़ अहमद फैज़, ये वो लोग थे। इमरोज़ अखबार, लैलो नहार, एक ऐसे अखबार थे मसावात जिनमें वाकई ऐसा काम होता था। और अब की आप सहाफ़त देख लें कि उसमें क्या है, बस जिसने थोड़ा सा अच्छा बोलना सीख लिया है। मैं ये नहीं कहती कि आप जो है सहाफ़ी ना बने, आप बेशक पढ़ लिख के नहीं आए, लेकिन जब आप इस फील्ड में आ गए हैं तो फिर तो कम अज़ कम आपको चीज़ों का, इश्यूज़ का इदराक होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इदारों में जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती।
जॉब क्या, आपकी जानो माल की सिक्योरिटी नहीं है। अब ये देख लें, इन्हीं 2 से 3 दिनों में जिस तरह के वाकयात हुए हैं, यहाँ पर सहाफियों पे तशद्दुद किया जा रहा है, उनके घरों में जाके उनको निकाल के वहां पे मारा जा रहा है। आप देख लें, सड़कों पे उनके ऊपर तशद्दुद, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उन पे तशद्दुद किया जा रहा है। तो सहाफत जो है उसमें ये पूरी चीज़ें जो एक शोबा है, मुझे लगता है कि इसके जो तकद्दुस है उसका पामाल किया जा रहा है। हमारे जो इदारे हैं उन इदारों को बाकायदा TORs के तहत नौकरी देनी चाहिए। जब आप नौकरी देते हैं तो आप बिल्कुल उनके साथ कोई मुआहिदा ही नहीं करते, और जब आपका जी चाहता है आप एक दिन पहले क्या, वो नौकरी पे आया है, साहब ही बाहर करा, उसे कहते हैं दरवाज़ा बंद हो गया है, चौकीदार अंदर नहीं जाने दे रहा। तो इस तरह से तो नहीं होगा कि आप एक सहाफ़ी जो है वो ठीक है, यहाँ पे अब ये बन चुका है जिसका पैशन होगा, क्योंकि सहाफ़त सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप आए सहाफ़ी हो, ये 24 आवर्स जॉब है, और ये ऐसी है पूरे हफ्ते के 7 दिनों में जॉब चलती है, इसका कोई टाइमिंग नहीं होती, और ये एक पैशन का नाम है, एक जज्बे का नाम है कि आप उस जज्बे के साथ सहाफ़त करेंगे। तो प्रोफेशनलिज्म की कमी है। जो मालकान है उन्होंने अब इश्तिहारात पे और ग्लैमर और इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया है, बिजनेस कमाना शुरू कर दिया है, तो सहाफ़त का वो जो मकसद है वो अब नहीं रहा। एडिटर्स जो हैं अब वो एडिटर्स नहीं है जो प्रोफेशनल होते थे इदारे के लिए, अब वो एडिटर्स अपने मुलाजिम बिठाते हैं जिनका काम ये होता है कि आपने इदारे में छांटी करनी है और कितने कम से कम बजट में। तो ये सब चीज़ें जो है नहीं होंगी। और अब देख लें इसी सूरत हाल में भी जो 1-1.5 साल से पेंडेमिक आया है कोविड-19, इसमें हमारे सहाफ़ी किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, कितने इदारे हैं जो बंद कर दिए गए हैं, अखबारात बंद कर दिए गए। अखबारात वाला सहाफ़ी कहाँ जाए, वो नई डायनामिक्स कंप्यूटर की है, वहाँ पे कैसे बैठ के काम करे। अब सोशल मीडिया आ गया, उस पर बच्चे हैं, बच्चा अभी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो फर बोल रहा है। अब एक जो सहाफ़ी प्रिंट मीडिया में बैठा है वो रिसर्च करता है, देखता है खबर को, चीज़ों को, इस तरह नहीं होती, पूरी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज होती थी। तो मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों को हमें असर नौ देखना होगा। हम इस पे बातें बहुत कर रहे हैं, लेकिन इक़दामात की तरफ हमें जाना होगा। और अभी भी जो हमारा, मैं समझती हूँ कि जो आपने सवाल किया है इसमें अभी ये शायद अगला हिस्सा होगा जिसमें मैं बता सकूंगी अभी जो बिल आया है उसमें भी इस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं। तो उस इक़दामात के तहत देखेंगे कि किस तरह से हम सहाफ़त जो है उसको बचा सकते हैं। सलीम साहब आपसे पूछूंगी कि रियासत जो है वो किस हद तक मुतहरिक है? जी, रियासत अगर बात करेंगे कि सहाफ़ियों के हवाले से कि रियासत जो है, तो मैं समझूँ इस वक्त बिलखसूस 1% भी जो है ना वो रियासत का कोई किरदार नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब अभी आपको बता भी रही थी, अभी पिछले दिनों 2-4 दिन पहले की बात है, हमारे एक सहाफ़ी हैं असद तूर, उन पे जो है कातलाना हमला हुआ और अब तक किसी तरह की भी कोई उनको किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी जो है इस मामले में बिल्कुल आप ये कह लें कि 1% भी नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अब जो है वो एक बिल जो है, अभी डॉक्टर साहब उसका जिक्र भी कर रही थी, एक बिल जो है वो सदियों सालों बाद एक जो है ना बिल वो अभी तैयार किया जा रहा है और जब उसका नफाज होगा तो देखा जाएगा कि क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये अंदाज़ा कर लें कि हमारा जो सहाफ़ी है वो बेरोज़गार हो गया है कोविड के आने से पहले ही। चूँकि हुकूमत की तब्दीली के बाद ऐसा हुआ कि तमाम चैनल जो हैं उनको बंद कर दिया गया और इसी तरह जो अखबारात थे वो बंद कर दिए गए। चंद एक बड़े अखबारात और चंद एक बड़े चैनल जो हैं वो रह गए हैं और उनमें वही लोग कामयाब हैं, वही लोग काम कर रहे हैं जो कि मालिकों के चहेते हैं। और जो एक वर्किंग जर्नलिस्ट है जो मेरी तरह का है, उस बेचारे का ये परेशानी है कि उसके पास एक तो वो सफ़ेद पोश है, वो किसी से कुछ मांग भी नहीं सकता, और दूसरा ये कि उसकी परेशानी ये है कि वो उससे बेरोज़गार हुए भी आज 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और उस पर किसी किस्म का हुकूमत की तरफ से और ना ही हमारी जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी स्पोर्ट्स उनको की गई हो कि जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सके अपना इस ज़िंदगी में। डॉक्टर साहब, सुनने में आया कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके जो बड़े अहदेदारान हैं उनका जो है वो मीडिया मालिकान साजबाज करते नज़र आते हैं, किस हद तक इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल, परीक्षा खानी से पहले जो सलीम मुमताज़ चौधरी साहब ने बात की, थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। इन्होंने बताया भी जो एक दिन कबल वाक़या पेश आया है, सीनियर सहाफ़ी हैं असद अली तूर,
तो उन पे तशद्दुद किया गया है और उनके मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं वो सामने आई हैं। मैं सिर्फ बात करना चाहूँगी, अभी जो मुजव्वज़ा कानून की जो बात की जा रही है उसमें ये बात भी की गई है कि अगर किसी सहाफ़ी को हिरासत किए जाने या तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का कोई वाक़या होगा तो 14 रोज़ के अंदर जो कमीशन बना होगा उसके सामने वो पेश किया जाएगा और फिर 14 रोज़ के अंदर वो जो कमीशन बनेगा उस कमीशन का उन्होंने कहा है कि सिविल कोर्ट के उसको इख्तियारात हासिल होंगे, जिसमें PFUJ के भी जो है एक नुमाइंदा होगा, एक नेशनल से होगा, सूबाई प्रेस क्लब से भी नुमाइंदे लिए जाएंगे, वजारत इत्तलात और इंसानी हकूक का भी नुमाइंदा उस कमीशन का हिस्सा होगा और जो चेयरमैन होगा उसके लिए बताया गया कि वो सीनियर और रिटायर्ड जज हो या कानून और इंसानी हकूक में 20 साल का तजर्बा रखने वाला शख्स हो, ताकि उसकी वो मेच्योरिटी या उसका जो विजडम है वो हो। तो अब वो जो कमीशन है तो वो कमीशन 14 दिन के अंदर जो है उसका फैसला देगा। तो सबसे पहले तो ये अभी मुजव्वज़ा कानून आया है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है इसमें सबसे पहले तो यही वाक़यात देख लें ना जो अभी हुआ है, तो इसको ले जाएं, देखिए इम्प्लीमेंटेशन हो ना, वजह होगी इम्प्लीमेंटेशन हो ना। हाँ, उस पर अब देखिए हमारे यहाँ ये भी बदकिस्मती से है कि जब कोई किसी के साथ जुल्म भी होता है, ज्यादती भी होती है, तो उसके ऊपर फिर पूरा एक माफिया जो है वो अपनी लॉबिंग शुरू कर देता है और उस नैरेटिव को ख़त्म करने के लिए अपनी एक कहानी जो है वो ले आता है। अब ये भी एक अलमिया बन जाता है, वो एक गोएबल्स की थ्योरी है कि इतना झूठ बोलो कि वो झूठ जो है वो सच नजर आए। तो आजकल तो है वो गोएबल्स ही बने फिरते हैं सब कि वो सारा जो है वो झूठ बोलने पर ही हो गए हैं। तो जहां तक आपने परीशा खान सवाल किया है कि जो मुख्तलिफ सहाफ़ती यूनियंस हैं या ओहदेदार हैं, सहाफ़ती अगर उसकी बात की जाए तो उसमें नेशनल प्रेस क्लब है, मुल्क के तमाम जो प्रेस क्लब्स हैं उनके ओहदेदार आते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि PFUJ है, RIUJ है, हर शहर की और हर इलाके की अपनी अपनी यूजेस बनी हुई हैं जो सहाफ़ियों की वेलफेयर के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से आवाज़ें उठाती नज़र आती हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये तो हम देखते हैं कि आवाज़ उठा रही हैं, बात कर रही हैं, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए, मैं अमली तौर पर जो देख रही हूँ तो ये अफसोस से कहना पड़ता है कि मालकान ज़्यादातर उनको भी ख़रीद लेते हैं, मालकान ख़रीद लेते हैं उन सहाफ़ती इदारे जो हैं उनके लोगों को। तो उनको कह दिया जाता है कि आपने जो अपना हिस्सा लेना है आप चुप हो जाएं और ये जो पीछे आपकी कम्युनिटी खड़ी है आप इस पे चुप हो जाएं। मैं ये समझती हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि सब पे अप्लाई हो, लेकिन अक्सरियत इसी तरह की हमें नज़र आती है। और आप ये देखें कि फिर यहीं अंदर तकसीम दर तकसीम धड़ेबाजी जो है वो हम सब लोगों को कमज़ोर करती जा रही है। जो ग्रुपबंदी आ गई है, आप इसके किस हद तक हक में हैं? मैं ये चाहती हूँ, देखें जितना भी अगर ग्रुप्स बनेंगे, आवाज़ उठाएंगे और काम करेंगे वो बहुत बेहतर है, लेकिन आजकल जो फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदा हमारे सहाफ़ी कम्युनिटी को बिल्कुल नहीं हो रहा। हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी में जो 4 लोग इकट्ठे बैठते हैं उनमें से 2 नाराज़ होते हैं, वो 2 जाके अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के अपना एक ग्रुप खड़ा कर लेते हैं। तो ये किसी तौर भी ठीक नहीं है। हमें एक दूसरे को स्पेस देनी होगी, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा, हमें ये तय करना होगा कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े हैं। तो जब तक आप नहीं खड़े होंगे तो आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। आप चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ये मेरी बात की तायद या उसके इख्तलाफ में मुख्तलिफ राय आप रख सकते हैं। जो सहाफ़त में नाम होते थे, मिनहाज बरना, निसार उस्मानी, जिनके हमने नाम सुने, हमने काम तो नहीं किया उनके साथ, चौधरी साहब ने काम किया होगा। आप उनको देखें, वो लोग वो थे जब इस जहान से गए हैं तो वो कहती हैं कि उनका अपना घर तक नहीं था, ऐसे थे। अब आप जाके देख लें, मैं चैलेंज करती हूँ इस वक्त, चाहे वो किसी भी आप देख लें मुल्क में जो इस वक्त लीडर्स नजर आ रहे हैं, जाके सब लीडर्स के असासे चेक किए जाएं कि ये लीडर्स क्या, जब आप लोग इलेक्शन में आते हैं या फिर आपको किसी भी सहाफ़ती यूनियन का ओहदा दिया जाता है, उससे पहले आप क्या होते हैं और उसके मिलने के बाद आप क्या होते हैं। तो मैं ये नहीं कहती, ज़रूरी नहीं है कुछ अपॉर्चुनिटीज़। अब मैं डॉक्टरेट मैंने अभी इसी प्रेस क्लब में रहते हुए की है, मुझे कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि प्रोग्राम को कंडक्ट करने की या कहीं भी मेरी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक मिलती हैं, तो उससे आप ज़रूर काम, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मिली होंगी, लेकिन आप अपनी कम्युनिटी जो है उसका सौदा करके आगे जाएं। तो मुझे अपने दौरे सदारत में जो सहाफ़ी हैं उनके मसाइल किस हद तक हुक्काम वाला तक पहुँचाए हैं?
देखिए, मैंने हमेशा कभी भी, मैं इस हवाले से मैंने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई फोरम हो जहाँ पर, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आए हों। मैंने तो 2 दिन पहले भी एक ट्वीट हुई है, वो हमारे इदारे के, मैं एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान में काम करती हूँ, तो उसके हवाले से थी, तो मैंने साफ उसमें लिख दिया कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को चाहिए कि एपीपी को गैर अहम समझने के बजाय उसको एक मौसर फाल इदारा बनाएं, क्योंकि उन्होंने पिछली दफ़ा ये किया था कि एपीपी जो है उस, क्योंकि ये सब पे अप्लाई नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। जब एक सरकारी इदारे में आप पॉलिटिकल प्रेशर पे भर्तियां करेंगे तो फिर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, मुझे ये बताएं। तो इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान तो इस तरह से बात तो ठीक करता है, इदारे ही मजबूत नहीं है ना। हमारे जो इदारे हैं, क्या वो पॉलिटिकल प्रेशर में आते हैं? इदारे बिल्कुल, इदारों में, हमारे सरकारी इदारों में, सहाफ़ती इदारे जो हैं, सहाफ़ती इदारों की बात कर रही हूं। देखिए, जो सहाफ़ती इदारे हैं, सहाफ़ती इदारों में तो बहुत सारे जो कई ओहदेदार हैं जिनके बारे में यही हमें सुनने को भी मिलता है और देखने को भी कि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं सामने कह रही हूँ कि जो लोग हैं, आप जो भी ओहदेदार आपको नज़र आते हैं उनके बारे में आप जानिए, देखिए, और पता चलता है कि वो किस किस इदारे में हैं, कितनी तनख्वाहों पे हैं और वो उसके एवज़ काम क्या करते हैं। जब आप अपने मफादात की खातिर या डर और खौफ की खातिर या ये समझेंगे कि प्रेस क्लब से प्लॉट मिल जाएगा और उस प्लॉट की खातिर हम चुप रह जाएं, तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर कभी भी नहीं होगा। फिर आज प्लॉट भी तो मुस्तहिक सहाफ़ियों तक नहीं पहुंचे ना। देखिए, मुस्तहिक सहाफ़ियों तक पहुंचे हैं, कुछ नाम हैं। देखिए, जो सियासत है उसकी नज़र हो जाते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो भी ओहदेदार आना है, सियासत को बालाए, सियासत अपनी जगह है। देखिए, सियासत वो चीज़ नहीं है, परीशे खान और चौधरी साहब आप शायद मेरी इस बात से इत्तफाक करें ना करें, सियासत इबादत है। सियासत भलाई के काम के लिए की जाती है, नेक काम के लिए की जाती है, फलाह के लिए की जाती है। हमने सियासत को बना दिया है जैसे कोई गंदी चीज़ है, फलां जो है वो सियासत कर रहा है, फलां जो है वो सियासत ऐसी चीज़ नहीं है। सियासत अच्छे काम के लिए की जाती है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब की सियासत में हूँ, तो अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगी। कहीं पे भी मुझे हुक्मरान नज़र आएंगे, कहीं पे भी मुझे पता चलेगा, जो हमारे लीडर्स नज़र आएंगे, उनसे कहूँगी कि इनकी भलाई का काम करें। जिनकी नौकरी नहीं है उनको नौकरी दिलवाएं, जिनको तनख्वाहें नहीं मिली और जबरी तौर पर उनको नौकरियों से फारिग कर दिया जाता है, उनको नौकरी दिलवाएं, मैं उनको फैसिलिटेट करूँगी। तो मैंने अपनी तरफ से जो मेरे पास जो एक कहना चाहिए कि मेरी इस्तात में जो था, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी बात जो है वो ज़रूर पहुँचाऊँ। मैंने अभी भी जो 2-3 दिन पहले ये जो अभी 3 वाक़यात हो चुके हैं सहाफ़ियों के साथ, मैंने उनकी भी जो है हमारे प्रेस क्लब के सेक्रेटरी हैं उन तक ये बात पहुँचाई कि काइंडली इसके लिए भी हम चाहें कि एक कमेटी बन जाए, जो कि किसी सहाफ़ी के साथ कोई ज़्यादती है या नहीं है, तो उसके लिए जब कमेटी बन जाएगी तो वो सहाफ़ी बजाय बेचारा मुझे फ़ोन करे, आपको फ़ोन करे, हर एक को, दोस्तों को फ़ोन करे, कोई उसकी बात सुने ना सुने, रात के किस पहर में वो उठे, आगे जाए, FIR ना काटें और परेशानी हो, तो वो कमेटी जो है, वो कमेटी उस चीज़ को बैठ कर देखे कि कहाँ पे मामला क्या हैं। क्योंकि सहाफ़ियों में भी बहुत ऐसे लोग जो खाम खाप के, क्योंकि ये हमारा सहाफ़त एक पेशा जो है वो ईमानदारी का मुतकाजी है। वो इस बात का मुतकाजी नहीं है कि मैं सहाफ़ी हूँ तो मैं लोगों को जाके बताऊँ मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा ये फ़लाँ काम करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें जो है उस असूल और मेरिट के मुताबिक चलना है कि जो मेरिट बना दिया गया उसके मुताबिक हमें फॉलो करना है। ये ज़रूर हो सकता है कि कहीं पे मुझे कोई थोड़ी सी रियायत ज़रूर मिल जाए कि जिसकी मैं मुस्तहिक होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह से हो। तो इस वक्त जो यूनियंस है, मैं ये समझती हूँ कि बजाय इसके कि मुख्तलिफ धड़ेबाजियों में उसका जो फ़ायदा है वो हुकूमत को हो रहा है, वो रियासत को हो रहा है, उसको आप लोग आपस में इकट्ठे ही नहीं है। आप लोग एक मसला लेके जाएंगे, वो कहेंगे कि ठीक है आपका मसला हल कर रहे हैं, दूसरा ग्रुप जाएगा वो कहेगा कि इसका मसला हल नहीं करना, उनको फ़ायदा है, वो कहेंगे हम क्या करें। और इसी तरह से जो है आपके कोई भी काम और मसाइल जो है वो हल होने की बजाय आप और ज़्यादा अफरा तफरी और इंतशार की जानिब चाहेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। जिस तरह से इदारे जो हैं वो इस तबाहकारियों की तरफ हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही, लोग क्या करें। सहाफ़ी, पिछले साल तो एक सहाफ़ी ने कोविड के दौरान मेहंदी लगा ली और वो आप पर में मेहंदी बेचते हुए पाया गया। एक सहाफ़ी ने मुझे खुद कहा कि मैंने प्रेस क्लब के सामने आके पकोड़े लगा लेने हैं। मैंने उसी इदारे के हेड से बात की एक प्रोग्राम में, मैंने कहा इतना बड़ा इदारा है आप चला रहे हैं, 3 इदारे, अखबारात भी चल रहा है, टीवी भी आपका चल रहा है, आप क्यों नहीं देते। उन्होंने मुझे कहा कि देखें आपके लिए तो मसला नहीं है, आप तो एक सरकारी इदारे में काम करती हैं। और भाई सरकारी इदारे में काम करते हैं, तनख्वाह ठीक है, ब्रेड एंड बटर हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम आवाज़ ना उठाएं, हमें आवाज़ उठानी है। तो
मेरा खास तौर पर उन सहाफ़ियों से है जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो इस वक्त डेस्क पे बैठे होती हैं, जिन्हें मौका नहीं मिलता, वो उठें, वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने आएँ, वो अपने लीडर से जाके पूछें। वो सिर्फ उस वक्त ना पूछें जब आपसे इलेक्शन के वक्त वोट लेने जाते हैं। अब तो सोशल मीडिया आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, कौन सी चीज़ है, व्हाट्सएप है। सवाल करें, पूछें। और अभी हमारी तो मीट द प्रेस भी होती है, आप उसमें आए, उसमें पूछें। हाँ भी बताएं कि आप क्या करने। जब आप सवाल उठाएंगे, पूछेंगे, जो जिम्मेदारान हैं उनसे पूछेंगे, और खुद भी आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। इंसान, मैं समझती हूँ कि अपना मुंसिफ सबसे बड़ा खुद होता है, तो आपको खुद भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अपनी करनी है। मैं ये समझती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप जो हैं वो इन मसाइल पर काबू ना पाएं, क्योंकि जब आप धड़ेबाजियों में तकसीम होते जाते हैं तो दुश्मन को ज्यादा मौका मिलता है आपके ऊपर वार करने का, आपकी कमजोरी का। वो जो हमने पढ़ा था कि वो यूनियन इज स्ट्रेंथ, जो भाई होते हैं और उनका बाप जो है लकड़हारा, वो किस तरह लकड़ियों को बांधता है। ये वो छोटी छोटी चीजें और फार्मूले हैं जो हमने शुरू से पढ़ रखे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम जब खुद किसी ओहदे या उस चीज़ों में आते हैं तो फिर हमारे आंखों के आगे शायद अंधेरा आ जाता है और हमें पता नहीं चलता। वो हजरत अली का फरमान भी है ना, इक़्तिदार आए तो फिर आप जो है ना देख लें, जब पावर आ जाती है तो इंसान किस तरह से रिएक्ट करता है। सलीम साहब, सहाफ़त पाकिस्तान में किस हद तक आज़ाद है, या कहीं तशद्दुद की मेन वजह बहुत ज़्यादा आज़ादी तो नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई आज़ादी की वजह से है। मैं समझता हूँ कि जो भी साफ़ी है इस मुल्क का, वो चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, मैं समझता हूँ वो अपनी जानदारी और ईमानदारी के साथ जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है, और हमेशा उसकी कोशिश होती है कि मैं सच लिखूँ, और सच की पादाश में हमेशा उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसे कत्ल किया गया। आप जितने भी देख लें, अभी प्रोग्राम से पहले डॉक्टर साहब मुझे बता रही थी कि एक तादाद के कत्ल किया गया सिर्फ पाकिस्तान में 60 जो है। जी, कमेटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक 1992 से 2019 तक पाकिस्तान में 61 सहाफियों को, हाँ, अभी तो ये 61 है। जी जी, सॉरी मैं आप थोड़ा सा वो कर दूं, बलोचिस्तान में उसे तो सहाफियों का कब्रिस्तान कहा जाता है, खुजदार का इलाका है, और वहां पर और कई ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। और मैंने तो खुद एक अदनान रहमत की किताब है अंडर रिपोर्टिंग अंडर थ्रेट, उसमें 50 सहाफियों की ऐसी कहानी है जिनको थ्रेट्स दिए गए हैं, और जो के अपने इलाकों से, मतलब बलूचिस्तान के साथी हैं, फिर वो इस्लामाबाद की तरफ आ गए नकल मकानी करके, और उन्होंने यहाँ पे वहाँ पे उनकी जिंदगियों को खतरा था, और कई तो ऐसे हैं जो जान से गए। सलीम शहजाद आपके सामने जी जी जी, बिल्कुल ऐसे। अभी अबसार आलम पे हुआ है हमला, उससे पहले हम जी ऐसे हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी बुनियादी वजह कि ये हक लिखते हैं, हक बोलते हैं, और जो हक लिखने वाला, हक बोलने वाला है, उस पे जो है ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। बिलखुसूस वो लोग जो काले धन जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे हक में ही लोग बोले, लेकिन ऐसा नहीं है। साफ़ी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक ज़िंदा है वो कभी भी ऐसा, कभी कोई समझौता नहीं करेगा इस बात पे कि जो है वो रियासत में कुछ भी होता रहे, इस मुल्क के साथ कुछ भी खिलवाड़ा कोई खेलता रहे, ऐसा नहीं होगा। वो जो कुछ देखेगा वो लिखेगा, वो जो कुछ देखेगा वो बोलेगा, और यही हम एक जानदार साफ़ी की जो है वो खूबी है। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि आज़ादाना सहाफ़त, वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हमें हर किस्म की पाबंदियाँ हैं, कहीं से हमें हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ हैं, कहीं से हमें मालकान की तरफ से पाबंदियाँ हैं, और कहीं से हम खुद किसी चीज़ के पाबंद हैं, इसलिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने ज़िंदा रहना है। वहाँ हम भी किसी वक्त मसलतन खामोश हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हम भी ऐसे ही हैं, इस माशरे के रहने वाले वही लोग हैं जिस तरह के बाकी लोग हैं। और मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कोई पिछड़े हुआ तबका है तो वो वर्किंग जर्नलिस्ट है, जिसकी मैं अक्सर व पेशतर 3 कैटेगरीज हैं इनकी, हमारी सहाफ़ियों की। एक वो जो बड़े एंकर हैं, बड़े कॉलम नवीस हैं, और सेकंड पे वो कि जो ना तो बहुत पॉपुलर हैं और ना ही वो बड़े, लेकिन उनकी एक ऐसी जो है ना माकूल तनख्वाहें हैं जिससे उनके गुजारे चल रहे हैं, या फिर छोटे मोटे उनके अपने कोई असासे कारोबार है उनसे। लेकिन ये जो तीसरा है मेरी तरह का, वो बिल्कुल रा लिल्लाह, वो बिल्कुल भी बेचारा, उसने सिर्फ़ और सिर्फ इस कलम की कमाई से है, वो लिखेगा और उसके जो उसे मिलेगा उसी पे उसने गुजारा करना है। और वो सफ़ेद पोश है, उसको वो किसी से मांग भी नहीं सकता बेचारा, और वो किसी के सामने अपना हाथ भी नहीं फैला सकता। सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी है तो वो ये जो तीसरी कैटेगरी है, जो मेरी कैटेगरी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
डॉक्टर सबा, आइन के आर्टिकल 19 के तहत क्या रियासत अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है? देखिए, इसका तो जवाब बहुत खूबसूरती से सलीम चौधरी साहब ने दे दिया कि रियासत को जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए उस तरह से हमें एक्टिव नज़र नहीं आई। लेकिन अभी बहुत अच्छा हुआ है कि 23 मई को गालिबन 2021-23 मई अभी इसी साल में सिंध में बिल पेश किया गया है, और उसके अलावा अभी कौमी सतह पर भी जिसका मैंने कहा कि बिल पेश किया गया, और उसी के मुताबिक जो है ये कहा गया है कि कमीशन बनाया जाएगा। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले भी जब इस पर बात हो रही थी पार्लियामेंट में, तो हम कहते हैं कि जमहूरियत के लंबरदार है पीपल्स पार्टी वो, और साथ में जो इस वक्त पीडीएम में नून लीग थी, ये मुखालफत कर रही थी। उस वक्त मिनिस्टर इंफॉर्मेशन शिबली फराज से मैंने प्रेस क्लब में उनसे ये सवाल भी किया था कि आप लोग जो इस वक्त हुकूमत में आपकी जमात है, तो आप लोग क्या उन्हें कायल करने में कामयाब नहीं हुए? आप लोग कामयाब होते ना उन्हें। लेकिन खैर अभी जो है वो इस तरह से जो मजवीज़ा कानून है उसके मुताबिक ये अभी कमीशन की बात की गई है। लेट्स सी कि इस पर कब अमल होता है। लेकिन रियासत का किरदार मैं समझती हूँ कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ज़्यादा इसको संजीदा होने की ज़रूरत है। सिर्फ खाली बातें और नारे और ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अब ये वक्त आ गया है कि प्रैक्टिकली आप देखें, सहाफ़ियों को अगर जबरी जो है बरतरफी का निशाना बनाया जाता है, उन्हें 6-6 माह की तनख्वाहें नहीं दी जाती, और वो किस तरह की कस्मा पुरसी की हालत में सहाफ़ी आ चुके हैं, तो खुदारा आप इस चीज़ को देखें। सिर्फ वो नहीं जो चंद हैं जो कि अपनी मेहनत से या फिर नवाजे जाने की वजह से कहीं आगे आ गए हैं, तो सिर्फ आप उनको ना देखें बल्कि उस तमाम तबके को देखें कि किस तरह की वो ज़िंदगी बसर कर रहा है और क्या काम कर रहा है। तो इस पर मुतहर्रिक होने की बेहद और अशद ज़रूरत है। सबसे पहले तो यही कानून जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जिसका ये कह रहे हैं कि हम इसको एक सिविल कोड के इसको इख्तियारात दे देंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। और फिर दूसरा जो मालकान है उनके साथ, मालकान इतना प्रेशराइज्ड करते हैं हुकूमत को भी, क्योंकि उनके इश्तिहारात के चक्कर हैं, PID से वो इश्तिहारात ले लेते हैं, और जो भी इस तरह से, तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि इनको किस तरह से इस पे अमल किया जा सकता है। जो मालकान हैं वो बाकायदा तौर पर MOU साइन किया हुआ नहीं देते। जो एग्रीमेंट है, आप नौकरी दे रहे हैं, आपने उस नौकरी से निकालने से पहले 1 माह का नोटिस देना है, 2 माह की तनख्वाह देनी है, तो इसको इंश्योर करवाए हुकूमत जो है मालकान के ज़रिए। और दूसरा जो मालकान है वो सहाफ़ियों को तरबियत भी नहीं देते। लेकिन अभी जो मजवीज़ा कानून है उसमें ये बात शामिल की गई है कि आप जो है उन्हें ज़ाती हिफाजत से मुतल्लिक तरबियत देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। 1-2 इदारे हैं, जैसे निजी चैनल डॉन TV है, उसकी आप देखेंगे तो वो जैकेट्स देता है और वो जाते हैं मुख्तलिफ इदारों में, उसका नाम है BBC का नाम है, इंटरनेशनल इदारे तो बहरहाल हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर कोई भी इदारा जो है इस तरह से ना उनकी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, ना उनके रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं। यही कुछ डेवलपमेंट सेक्टर के कुछ होते हैं जो उनको कुछ ना कुछ सूझबूझ मिल जाती है, या फिर वो साफ़ी जो पैशन रखता है, काम करने वाला है, तो वो किसी न किसी तरीके से उसकी अपनी जिम्मेदारी पे होता है कि वो किस तरह से ले सकता है। तो रियासत को अब मैं समझती हूँ कि जागने की ज़रूरत है, और इस पर तमाम जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको इकट्ठा मिल बैठ कर अपने तमाम इख्तलाफात को हटाकर 2-3 पॉइंट एजेंडे के रख लें कि हमने अपनी कम्युनिटी के लिए किसी तौर पर सरेंडर नहीं करना किसी भी चीज़ पे। और तो मेरा ख्याल यही है कि बैठकर इस चीज़ को फौरी तौर पर अमल किया जा सकता है। जब इलेक्शन के दिनों में जो अहदेदारान हैं उस वक्त तो वोटिंग के लिए वो वर्किंग जर्नलिस्ट जो भी हैं उनसे बहुत तावन करते हैं, लेकिन बाद में जब उनकी एक सीट मिल जाती है, एक मुकाम पे चले जाते हैं, जैसे सलीम साहब ने कहा, तो वो फिर क्यों नहीं उनकी फेवर में बोलते, क्यों नहीं उनके मसाइल को देखते, उनको उनके मसाइल नज़र क्यों नहीं आते? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया परीशा खान। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको बताऊं कि जो प्रेस क्लब्स होते हैं वो एक वेलफेयर इदारा होता है जिसका मकसद होता है सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना। मतलब हम उनके लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करवा रहे हैं, उनकी फैमिली के लिए कोई तफरीह के लिए प्रोग्राम मुहैया कर रहे हैं, उनका कोई छोटा सा मसला है किसी इदारे के साथ तो वो हल करवा रहे हैं। प्रेस क्लब का ये काम नहीं है कि वो जाए और जाके प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे, मालकान से लड़े। ये काम यूनियंस का है, यूनियन ये हमने बना दिया है। ये तो प्रेस क्लब के जो ओहदेदार हैं उनकी मेहरबानी होती है कि वो चल पड़ते हैं, सदर और सेक्रेटरी जो हों वो चल पड़ते हैं कि जी हम जा रहे हैं, और जाके वो मालकान के साथ खड़े हो जाते हैं। और आप यकीन जानिए, मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब में हमारे आज़ाद ग्रुप है, इस वक्त तो मैं चाहे पूरी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन
मैं आज़ाद ग्रुप से हूँ, तो हमारे आज़ाद ग्रुप ने इनिशिएटिव लिया और नवाए वक्त में जाकर उन्होंने अखबारात रुकवा दिए और उसके इवज़ में आप ये देखें कि इस वक्त हमारे जितने भी वर्किंग सहाफ़ी हैं वो सारे के सारे जॉबलेस हैं। इस वक्त 7 से 8 हमारे जो मेन कोर मेंबर्स हैं वो सब जॉब से फारिग हैं। पेट में कुछ होगा, खाने को कुछ होगा, बच्चे को दूध देंगे, उसको स्कूल पढ़ाएंगे, उसकी फीसें होंगी, तो ऐसे साफियों के बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? खवातीन जो है, एक तो वो बेचारी जो है वो परेशान होती हैं कि भाई एक तो सारा दिन घर में साफी आएगा। तो मैं सलीम साहब से कहना चाहूंगी कि जो इस तरह के सहाफ़ी हैं जिनकी जॉब्स नहीं है या जिनको तनख्वाह नहीं मिली, तो उनके बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा जब उस बेचारे का अपना ही मुस्तकबिल कोई नहीं है, उसके बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? मैं ये तो ट्रेंड बन चुका है मीडिया हाउसेज में। हाँ जी, 7 महीने आपको तनख्वाहें नहीं मिल रही होती, तनख्वाहें नहीं मिल रही। और दूसरा उसका मसला ये है कि वो किराएदार है, मकान का किराया उसने देना है 1 महीने बाद, 1 महीने बाद उसके बाद दूध वाला आ जाता है, वो दूध वाले पैसे उसको देने हैं, बिजली का बिल आ जाता है, गैस का बिल आ जाता है, पानी का बिल आ जाता है। ये वो चीज़ें हैं उसकी ज़िंदगी का जिसके वो किसी सूरत भी जान नहीं छुड़ा सकता। बच्चे अगर कहते हैं हमें फ़लाँ चीज़ है ला दें, उसके लिए तो हम बहाना कर सकते हैं कि नहीं बेटा वो अगले महीने ले लेंगे, या ये ऐसा है या वैसा है। लेकिन बिजली वाले को आपने जो है बिल अदा करना है, आपने गैस वाले का बिल अदा करना है, आपने दूध वाले का बिल अदा करना है, मालिक मकान को आपने किराया देना है। वो 2 महीने तक तो हो सकता आपकी गुंजाइश जो है देखते हुए वो शायद आप पर रहम करते हुए वो आपसे ना ले, लेकिन तीसरे महीने उसने 3 महीनों का, पिछले 2 महीनों का भी और इस महीने का भी उसने आपसे बिल मांगना है, आपसे किराया लेना है। अब उसके लिए परेशानी ये है कि वो बेचारा कोई और काम भी नहीं कर सकता। मज़े की बात अब ये है कि वो जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो बेचारा उसने एक ही ज़िंदगी में, अब मैं देखें मैं 30-25 साल से जो है ना वो इस फील्ड में हूँ और मुझे और कोई काम नहीं आता सिवाय लिखने के, सिवाय पढ़ने के और सिवाय बोलने के। मुझे इन चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं आता। अब मैं जाके बाज़ार में क्या ख़रीदूँगा, क्या बेचूँगा, मतलब मैं किस तरह अपने आप को सर्वाइव करूँगा। अब उसके लिए मैं यही समझता हूँ जी कि ये जो हमारे इदारे हैं, ख़ास करके मैं कहता हूँ जी ये PFUJ और RAUJ और जितनी भी यूजे हैं, इनको सबको चाहिए कि वो कोई ऐसा जो है हुकूमत से कोई ये जो अभी बिल है उसमें इसको भी शामिल किया जाए कि जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मुहैया होने तक उनके जो अखराजात हैं, उनके माना जो अखराजात हैं वो जो है वो कोई इदारा अदा करे, और उनकी ज़िंदगियों का जो ख़तरा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी कोई ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे वो अपनी जो खुल के आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सके और उसके बच्चे जो हैं वो यतीम होने से बच जाएं। ये जो है सबसे अहम मसला है। डॉक्टर साहब, गज़ा और फ़लस्तीन में सहाफ़ियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और इसी वजह से एक फ़ीमेल जो हमारी जर्नलिस्ट थी उनको शायद हटा भी दिया गया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? देखिए मैं नहीं समझती कि आप किसी इशू पर जो है किस तरह से जो है जॉब से मतलब ख़त्म कर देना, ये किसी तौर भी इस तरह से, क्या सच बोलना उनका जुर्म बन गया? ये किसी तौर पे भी इस तरह से ठीक नहीं है। असल में तो नज़र यहीं आ रहा है ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और हम उसी पे चल रहे हैं। हमारे जो इस वक्त जो मीडिया है वो भी पाबंद है। पैमरा हालांकि इस बात का है मुतकाजी के पैमरा डॉक्टर साहब अगर हमारी जो मीडिया है वो पाबंद है, अगर वो रिस्ट्रिक्ट है तो बाकी आवाम को क्या होगा? देखिए क्योंकि हम तक तो आवाज़ आती है मीडिया की, जो मीडिया में हैं लोग, जो जर्नलिस्ट हैं वो हमारे लिए रिपोर्टिंग करते हैं, हमें अवेयरनेस देते हैं, हम घर बैठे देख रहे होते हैं। अगर वो ही रिस्ट्रिक्ट हैं तो हम तक अवेयरनेस कौन पहुंचाएगा, हमें हालात कौन बताएगा? लेकिन आप एक दूसरी तरफ इससे बिल्कुल डिनाई भी नहीं कर सकते। आप ये देख लें कि इन्हीं 2 दहाइयों में अवाम कितनी हद तक बाखबर हुई है। अब आप यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठी हैं, एक चैनल पर बात कर रही हैं, और इस वक्त हो सकता है कि हमसे ज़्यादा बाखबर एक गांव में थड़े पे बैठा हुआ एक नौजवान जो है वो ज़्यादा हो सकता है। और अगर हम देखें तो ये मीडिया का ही है। ये जो ग्लोबलाइजेशन आप देख रही हैं ये सब मीडिया की वजह से है। चले पहले लोग अखबारात पढ़ते थे और अभी भी जो है अखबारात को पढ़ती हैं इस तरह से, लेकिन अब तो ये जो है ये पूरी दुनिया आपके पास आ चुकी है इसमें। अब तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला आप देखते थे एक रिमोट घुमाते थे, अब तो वो भी नहीं है, अब तो ये आपके हाथ में आ चुका है। इसके बाद अब आपके पास वॉच है और उसी पे ही पूरी दुनिया, आप जो क्लिक करें दुनिया के जिस हिस्से में जाए। पहले तो इस तरह नहीं होता था, पहले तो जो रिसर्च करनी होती थी उसको कितने दिनों, अभी आप डालें गूगल पे हर चीज़ आपके सामने आ जाती है।
लेकिन जो परीशा खान, जो मैं बात करूंगी, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक है कि पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जहां पर सहाफ़त का पेशा जो ख़तरनाक समझा जाता है, इसलिए कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद किया जाता है उस पर सज़ाएँ नहीं मिलती, और अगर कोई कमीशन वगैरह भी बना लिया जाता है तो उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो बात ये है इसकी भी कोई ख़ास वजह होगी? जी बिल्कुल ख़ास वजह है, और ख़ास वजह हर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि इसकी ख़ास वजूहत क्या होती हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमें फोकस करना है कि इस वक्त जो मालकान हैं उनके साथ हमारी जो रियासत है वो भी निगोसिएशन करे कि किस तरह से, और जो हमारे एडिटर्स हैं मेरे ख्याल में वो बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं, वो भी इस बात का बहुत मुश्किल होता है। फेवरेटिज़म जो है वो, नेपोटिज़म वो हर जगह पे सरायत कर चुका है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं हो पा रहे। और हम कहते हैं कि जमहूरियत, और जमहूरियत तभी होगी जब हमारे इदारे जो हैं वो मुस्तहकम होंगे। और ये बात भी हमेशा जहन में रखें, जहाँ पर हमारी मुल्क की इस्तेहकामियत की बात आएगी तो उस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सहाफ़ी जो भी हो, चाहे वो सच बोलता है जो और लिखता है और वो नहीं घबराता, लेकिन जहाँ पर हमारी मुल्क की सलामती की बात होगी तो वहाँ पर ये है कि वो उस इंफॉर्मेशन को आगे लीक नहीं करेगा। तो इस बात की मैं खुद फेवर में हूँ कि जहाँ पे हमारी मुल्क की सलामती की बात है तो हमें उस पर बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए कि हम उस पर कोई सेक्रीफाइस करें, उस पर बिल्कुल अपनी उसके लिए। और साथियों के लिए ये भी है कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए पहले है, खबर बाद में है। आप होंगे तो ज़िंदगी में खबर देंगे, आप नहीं है तो खबर नहीं देंगे। तो इसलिए आपको भी देखने की ज़रूरत है किस तरह से। और बहुत सारे हमारे सहाफ़ी तो यहाँ से असाइलम लेके गैर मुमालिक के कुछ ऐसे हैं जो वाकई ख़तरात का होते हैं, कुछ आटे में नमक के बाद, अक्सरियत ऐसी है जो उसको यूटिलाइज। क्या वो कुछ ऐसे नहीं है जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए खतरात पैदा करते हैं, खुद महफूज रहते हैं? खतरात तो सबके लिए होती हैं, जो भी इस फील्ड में है, इस फील्ड में खतरा तो आपको है, क्योंकि जो सच है, सच बोलना जो है वो आसान काम नहीं देखने है। में आज तक देखने में आया कि जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको वही पिसते हैं, वही रोते हैं, उनके बच्चे सफ़र करते हैं, उनकी फैमिली सफ़र करते हैं। तो ये तो है ना। तो आप जब क्रेडिबिलिटी को मद्देनज़र रखेंगे, सच को मद्देनज़र रखेंगे तो आपके साथ तो ये चीज़ें होंगी। तो बस इसी में मैं समझती हूँ कि ये कि जो इस वक्त मुजवज़ा कानून है उस पर अमल दरामद की इस वक्त इंतहाई सख्त ज़रूरत है। और मालकान जो हैं उन्हें भी चाहिए कि वो थोड़ा सा इस वक्त जो अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर उन्होंने जुल्म ढा रखा है उसको कम कर दें, उनके साथ बाकायदा एग्रीमेंट के तहत उनको नौकरियां दी जाएं, और उनको नोटिस जो है वो नौकरी से अगर निकाल रहे हैं तो उनको पहले दिया जाए, तनख्वाहें उनकी वक्त पे दी जाएं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको इंश्योर किया जाए। और मीडिया के लिए वो राय जो अब आने वाली हमारी जो नई जनरेशन है उनको बंदा कहता है कि नहीं 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 इस फील्ड में नहीं आना, तो कम अज़ कम उनके लिए एक राह हमवार की जाए। और वो जो मेंटालिटी हम देखते हैं नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है, वो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रोकने की ज़रूरत है। ये तो कभी नहीं हो सकता चौधरी साहब के जो जर्नलिज्म है उसका खात्मा हो, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया भी इतना हो चुका है जी बिल्कुल कि किसी को अब ज़्यादातर खबरें चलती हैं कि फलां ने ट्वीट किया, बिल्कुल पार्टी के उसने ट्वीट किया। सहाफत में सियासत किस हद तक ज़रूरी है या नहीं होनी चाहिए? नहीं जी, सहाफत जो है वो उसमें सियासत जो है उसमें बिल्कुल होना चाहिए। ये इसका चोली दामन का साथ है, ये हम कभी भी इससे नहीं वो करते डनाए। दूसरी बात ये है कि सियासत को यहाँ जो बरसगीर के अंदर जो है वो बदनाम किया जा रहा है। बेसिकली तो ये मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखते ही सियासत का आगाज़ किया था, और फिर उनके बाद चारों खुलफाए राशिदीन बल्कि पाँचों खुलफाए राशिदीन जो है उन्होंने इस सियासत की बुनियाद पे इशारा किया, और उसी सियासत की बुनियाद पे आज जो जहाँ भी ये कलमा जो फैला है, इस्लाम जो फैला है वो इसी सियासत की बुनियाद पे है। सियासत से तो हम बिल्कुल भी दामन नहीं छुड़ा सकते। अलबत्ता ये जो हमारे यहाँ जो अब सियासत चल रही है ये बिल्कुल भी जो है ना ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और उसकी बुनियादी वजह आप ये कह लें कि हमारे कुछ मैं सब की नहीं बात कर रहा, कुछ हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारे कायदीन हैं सहाफ़त के, उन्होंने इसको पेशा बना लिया है। और उन्होंने अब तक मैं समझता हूँ जी कि हमारे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कभी किसी अखबार में काम नहीं किया, कभी किसी चैनल पे काम नहीं कर रहे, और वो सियासत में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। और अब
यहाँ तक कि उनका जो है खाना पीना, उठना बैठना, उड़ना बिछोड़ना, ये सारा कुछ जो है वो सियासत की वजह से है, यानी सियासत ही सारा कुछ वो कर रहे हैं। और वो सहाफ़ियों के नाम पे जो इस तरह की सहाफ़त कर रहे हैं, मैं सख्त मजम्मत करता हूँ उनकी, जो हमारे नाम पे पैसे कमा के खा रहे हैं, जो हमारे नाम पे प्लाट जो है वो हासिल कर रहे हैं, और जो हमारे नाम पे बड़े बड़े जो है मराद जो है वो हासिल कर रहे हैं, और हुकूमत से भी और मालकान से भी। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों से बिल्कुल उस तरह की सियासत के मैं भी सख्त खिलाफ हूँ। अलबत्ता जो है आपका सवाल वो उसी जगह कायम है कि सहाफ़त जो है वो कोई सियासत से अलग नहीं है, बल्कि इनका चोली दामन का साथ है। डॉक्टर साहबा, मीडिया इंडस्ट्री को हम किस तरह ऊपर ला सकते हैं? गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगी? गवर्नमेंट को जो है संजीदा तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है, और वो इस वक्त मुज़ाकरात करे मालकान के साथ, और मालकान के साथ बैठकर पूरी जो एक पॉलिसी हो वो बनाई जाए। जिस तरह से हमने देखा कि डॉन एक अच्छा इदारा है, उसने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उसको निकाला नहीं है, हालांकि उसने 40% कटौतियाँ लगा दी, और इदारे ऐसे होते हैं, उन्होंने 40% कटौतियाँ लगाई, आपने जाना है जाएँ, लेकिन इस तरह से नहीं किया। अब एक और भी है जो चैनल है जिसने फ्यूल बंद कर दिया कि पेट्रोल नहीं देना, उसने अच्छा बड़ा इदारा था, लेकिन इस तरह से नहीं उन्होंने किया कि एकदम से आपको निकाल दें। वो किस तरह से सरवाइव करेगा? हर कोई जो है वो हैंड टू माउथ है कि उस तरह से गुजारा करता है। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत का इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल बनता है, और हमारी सहाफ़ती तंजीमों का भी अहम रोल बनता है। हुकूमत सहाफ़ती तंजीमों को जो अगर प्रेस क्लब को इन्वॉल्व करना चाहती है उनको, और उसके अलावा जो मीडिया मालकान हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं तमाम, उन सब से मिल बैठे और उस पर बैठकर इस पर संजीदा तौर पर काम करे। और जो सबसे पहले तो इंश्योर किया जाए कि जो आपकी नौकरी होगी वो महफूज होगी, आपकी जो ज़िंदगी होगी उसके लिए आपको क्या सिक्योरिटी दी जाएगी, आपका किस तरह से इंश्योरेंस होगा, और आपकी नौकरी जो है उससे पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, इन सब चीज़ों पर। और अगर आपको कहीं इस तरह से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, उसमें उसका क्या किरदार बनता है। जिस तरह से डॉन इदारा है या दूसरे इंटरनेशनल इदारे हैं अपने एम्प्लॉय के साथ खड़े होते हैं। BBC के इदारे के कई लोग हैं जो बलूचिस्तान से, वहाँ पे उन्हें धमकियाँ मिली और वो यहाँ पर इस्लामाबाद में BBC में आ गए। तो इसी तरह से ये सब जो है इस वक्त हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है, और फौरी तौर पे काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि डिले में जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और दूसरा परिशे, जो आपने उस वक्त बात की कि बातें बहुत करते हैं और ओहदों पे बहुत सारी चीज़ें हमें ज़ाहिरी तौर पे देखने में बहुत आसान लग रही होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आती हैं तो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। असल में हमारे यहाँ हमारी इस वक्त सोसाइटी में अदम बर्दाश्त जिस तरह से है, और टॉलरेंस जो है वो सिफर हो चुकी है। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम एक दूसरे की बात नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, हमारे यहाँ डायलॉग नहीं हो रहा, हमारे जो थे वो स्टडी सर्कल हुआ करते थे वो नहीं हो रहे, हमारे यहाँ किताब नहीं पढ़ी जा रही, हमारे यहाँ रिसर्च नहीं की जा रही। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इंसान को थोड़ा विजडम देती हैं, समझ बूझ देती हैं, फहम देती हैं कि आप मिल बैठें और इन तमाम मसाइल के हल की तरफ आएँ। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके जज्बे की बात है, आपकी विल पावर की, आपकी डिटर्मिनेशन की बात है। अगर आप करना चाहेंगे तो मैं ये समझती हूँ कि ये कोई इतने ज़्यादा कोई तवील और ऐसा नहीं है कि किसी पहाड़ को आपने जो है वो सर करना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदीक कमाल साहबा। सलीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। नाज़रीन, क्या सहाफ़त आज़ाद है? एक सवाल ये निशान छोड़े जा रही हूँ। कल किसी और नए मौजू के ऊपर आपसे गुफ्तगू होगी, तब तक लीजिए, अल्लाह हाफिज़।